नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करें। भारत में ज्यादातर शादियां अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत होती हैं। इसके लिए मर्द और दोनों का उसी धर्म का होना जरूरी है। यानी अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में शादी करनी हो तो उनमें से एक को धर्म बदलना होगा। पर हर व्यक्ति मोहब्बत के लिए अपना धर्म बदलना चाहे, ये जरूरी भी नहीं। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया था, जिसके तहत अलग अलग धर्म के मर्द और औरत बिना धर्म बदले कानूनन शादी कर सकते हैं। ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से अलग है। शादी को लेकर अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग एक्ट हैं, जो सिर्फ उन धर्मों को मानने वालों पर लागू होते हैं। उन्हें उस एक्ट के हिसाब से शादी रजिस्टर करानी होती है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यदि वो विदेश में रह रहे हों तो भी, लेकिन भारत का नागरिक होना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में लोग खुद से मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं, इसलिए ये प्रावधान रखा गया है कि उन्हें 30 दिन का नोटिस देना होगा। उस नोटिस को सार्वजनिक जगह पर डिस्प्ले करना होता है। इसमें ये बताना होता है कि ये दो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये तो थी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा। विद्योत्मा जी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, तो फोन नंबर्स पे आप कॉल करके अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं और साथ ही साथ जो भी आपकी जानकारी है वो आप हमारे जो अधिवक्ता हैं उनसे ले सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़े कानूनी प्रावधान आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ विद्योत्मा जी जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है विद्योत्मा जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों लाया गया, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे संविधान में? स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे यहाँ संविधान में इसलिए लाया गया था कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। तो उसको हमारी कंट्री को सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, मैरिज को एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन ही बनाने के लिए, और जिसमें कि रिलीजियस फॉर्मेलिटीज की इतनी जरूरत नहीं होती है, बट रजिस्ट्रेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है कि मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड, बट इंटर रिलीजियस मैरिजेस आर एक्चुअली इन अ वे giving a picture of our country as a secular country and marriage as a secular institution. उसी को एक फॉर्म रूप देने के लिए इस लॉ को लाया गया। इसके अलावा अगर हम विद्योत्मा जी बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में जानना चाहेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट जैसा कि इसमें मैंने बोला सेक्युलर पिक्चर देने के लिए एक लॉ बनाया गया था, जिसमें कि दो अलग धर्म के लोग, जैसे दो हिंदू की शादी होती है तो हम अपनी परंपराओं के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदू और सिख की, हिंदू और मुसलमान की, या किसी और धर्म, जो भी कोई धर्म है उसकी शादी होती है तो उसके लिए अलग तरह के कानून इसलिए बनाए गए, इस तरह के प्रावधान बनाए गए ताकि ये शादियां थोड़ी आसानी से हो सके और कानूनन वैध भी हो। तो उसके लिए 30 दिन का एक नोटिस, पब्लिक नोटिस दिया जाता है, और ये भी एक उसमें प्रोविजन है कि 30 डेज पहले उस जो दो इंडिविजुअल शादी करने वाले हैं वो वहां पर रहेंगे उस जगह पे। हो सकता है वो वहां के परमानेंट ना हो, परमानेंट रेजिडेंट ना हो, तो उनकी शादी उनके जहाँ के वो नेटिव है वहां भी ट्रांसफर हो सकती है, पर देन अगर वो वहीं से करना चाहते हैं तो उन्हें 30 डेज वहां पर रहना पड़ेगा। ये एक प्रोविजन उसमें डाला गया है, और ये हम ऑनलाइन तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया इसलिए, लेकिन इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना ही पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करने के बाद, एक पब्लिक नोटिस इशू करने के बाद, उस नोटिस के वेरिफिकेशन के बाद, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वहां ऑब्जेक्शन डालने के बाद
शादी हो सकती है। और इस वेरिफिकेशन और ऑब्जेक्शन के लिए भी 30 डेज दिया गया है। 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर कोई भी वेरिफिकेशन और ऑब्जेक्शन अगर किया जाता है, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, तो एक डिसीजन लिया जाता है मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा और शादी सोलेमनाइज की जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कि अगर उन्हें लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है इन केस, तो वो कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो उस लोकल एरिया के अंदर आते हैं उसको वो अपील कर सकते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन होगा इसके रिगार्डिंग उसको फाइनल माना जाता है। एंड इन केस ऑफ फॉरेन केसेस जहां पर अब्रॉड में शादियां होती है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाया गया था कि वहां भी शादी हो सके। और इन केस ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जिसपे कि मैरिज रजिस्ट्रार समझ नहीं पाते हैं कि इस शादी को कराया जाए, उन्हें लगता है कि नहीं होना चाहिए या कुछ भी उन्हें ऑब्जेक्शन होती है, तो या बाहर से भी ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाता है जिसपे कोई क्वेश्चन उठता है, तो उसको लेकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद उस तरीके से उसकी जांच होने के बाद शादी हो सकती है। इसके अलावा बिल्कुल बड़ी जानकारी आपने दी है डिटेल में। अगर विद्योत्मा जी हम ये बात करें कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें शादी से पहले पब्लिक नोटिस जारी करना होता है, वो क्यों जारी किया जाता है और इस नोटिस में क्या लिखा होता है, क्या होता है इस नोटिस में, और अगर किसी को शादी से आपत्ति हो तो क्या किया जाए, कितने दिनों का जो ये पूरा नोटिस का जो पीरियड है वो रहता है? ये एक प्रोसेस है, क्योंकि ये दो धर्मों या दो अलग समुदाय के लोगों के बीच होता है, और इसमें ये इसलिए किया जाता है कि अगर ये संदिग्ध है या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो परिवार से या अदरवाइज ऑल्सो कोई अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता है या वो कोई रीजनेबल कॉज देता है, उसका ऑब्जेक्शन का कोई कॉज है, तो उसको वेरीफाई करने के बाद ही शादी होती है। इसके लिए एक मैरिज नोटिस बुक भी होता है, तो जो अगर करना चाहते हैं इंस्पेक्शन वो भी करते हैं। और उसके अलावा जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, जितना अगर किसी ने ऑब्जेक्ट किया और मैरिज रजिस्ट्रार उनको एक्सप्लेन करने में और इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि नहीं शादी होने दी जाए या ना होने दी जाए, ये सारे ड्यूली साइंड होते हैं पेपर्स, तो वो सारे अगर ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं ये हमारे इसको मैरिज के जो लॉज हैं उसको कॉन्ट्रावीन करता है या इंसानिटी है या किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे एक डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है उसके अंदर आता है, किसी तरह से अगर ऐसा कुछ भी आता है या कोई और मामला जो भी शादी के लिए सही नहीं होगा और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद उपयुक्त नहीं होगा, तो ये सारे उसके लिए होते हैं। हमारी खास पेशकश में जिसमें हम बात कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की, आखिरकार ये क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। खास मेहमान हमारे साथ अधिवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं, विद्योत्मा झा जी हमारे साथ हैं। विद्योत्मा जी ने अभी हमें बताया कि क्यों जरूरत पड़ती है नोटिस की और क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब विद्योत्मा जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि नोटिस के बाद किसी को शादी पर अगर आपत्ति हो जाए तो फिर क्या हो सकता है? आप अगर किसी को आपत्ति हो जाती है कि तो मैरिज रजिस्ट्रार उसकी इंक्वायरी करते हैं, और इसके बारे में सेक्शन 8 में बहुत डीपली मेंशन किया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट के, तो उसमें सारी बातें जैसे जो भी मैंने पहले बताई थी वो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए वो पूरी इंक्वायरी करते हैं, और अगर उसके बाद उसमें जरूरत पड़ती है तो उनके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत वो सूट भी फाइल हो सकती है, एंड देन उसको समन किया जा सकता है, देन उसको एग्जामिन किया जा सकता है ऑन ओथ, फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है या नहीं है उसके चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए बोला जाता है, फिर एविडेंस एफिडेविट उसके लिए मांगते हैं, तो और विटनेसेस को देखा जाता है। सारी प्रक्रिया जो कोर्ट के द्वारा की जाती है वो सारा करने के बाद अगर तो वो शादी कर सकती है, अदरवाइज उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और अगर हम बात करें परिवार की सदस्यता पर शादी करने वाले व्यक्तियों का आखिर प्रभाव क्या पड़ता है? हेलो, आवाज मिल पा रही है विद्योत्मा जी आपको? हाँ जी, एक बार फिर से बोलना। जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार की जो सदस्यता ले लेता है, उस पर शादी करने वाले व्यक्तियों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उनका जो फैमिली रिलेशन है वो पहले जैसा नहीं रहता, वो उनका वो सेवर हो जाता है बॉन्ड, लेकिन जो उनके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं या और इस तरह के जो भी उनके राइट्स होते हैं वो नहीं अफेक्ट होते, बट एज अ मेंबर वो अपना जो हक रखते हैं वो उनका खत्म हो जाता है। और अगर हम इस विशेष विवाह अधिनियम के लिए जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बात करें तो आवश्यक
डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, जिसकी अनिवार्यता सबसे ज्यादा जरूरी है? उस समय आवश्यक डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, सबसे पहले कि वो जो फॉर्म होता है जो विवाह के लिए वो फॉर्म सबमिट करना होता है, फिर दोनों के इंडिविजुअल के साइन होने चाहिए। उसके बाद उनका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, कुछ भी हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, वटेवर। और उसके बाद एज प्रूफ होना चाहिए कि वो दोनों मैनेजेबल एज के हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिससे वो शादी कर सकते हैं आगे। और विशेष विवाह के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन इसके तहत जो शादी कर सकते हैं? इसमें तो सभी जाति धर्म को बराबर तरीके से लिया गया है, क्योंकि शुरू में ही मैंने बोला सेक्युलर फॉर्म बताने के लिए कि इंडिया सेक्युलर है और मैरिज एज इंस्टीट्यूशन सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है। इसमें किसी भी धर्म के लोग इसमें आ सकते हैं। और अगर ये भी देखा जाता है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत अगर विवाह है, क्या वो अमान्य भी हो सकता है? कब अमान्य हो सकता है वो? हाँ, विवाह अमान्य हो सकता है। सेक्शन 24 और सेक्शन 4 इन दोनों को साथ देखा जाता है। इसमें सेक्शन 4 के जितने भी A, B, C, D जो उसमें डाले गए प्रावधान, बेसिकली इसको अगर शॉर्ट में समझे तो सेक्शन 24(4) को बेस बनाते हुए ये कहता है कि शादी तब वॉइड हो जाएगी या वो नलिटी की तरफ जाएगी जब अगर जो पहले से स्पाउस है, किसी की शादी होती है और दूसरे वाइफ को पता चलता है कि हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड। अब इस चीज के पता चलने के बाद वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं कि ये इस तरह का उनके साथ फ्रॉड हुआ या इस तरह से उन्हें नहीं बताया गया। तो अगर उनके नॉलेज में आती है बात शादी के बाद, तो सब ये प्रावधान है कि वो एक उसके बाद अपना जो ऑब्जेक्शन है वो शुरू कर सकते हैं और जा सकते हैं और वो वॉइड हो सकता है मैरिज। बिकॉज ऑलरेडी मैरिड जो होते हैं, ये इसमें कंडीशन ये होती है कि जब शादी हो रही है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो वो इंसान मोनोगैमस जो दोनों के दोनों शादी ना किए हो, जिनके स्पाउस सबसिस्टिंग ना हो। और इसमें ऐसा नहीं होता है, कोर्ट के से अगर डिग्री मिली हुई है तो ही डिवोर्स को माना जाता है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने नॉर्मल सोशल वे में डिवोर्स कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है, सेपरेटेड है कुछ भी। इट शुड बी प्रॉपरली डिवोर्स और स्पाउस शुड हैव बीन डाइड। तो ये अगर इसमें से दोनों में से कुछ होता है तो ठीक है। सेकेंड चीज होती है कि इम्पोर्टेंसी तो इसमें ज्यादा आता है कि वाइफ को प्रूव करना पड़ता है द हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड ये सारे कंडीशंस के बाद ये वॉइड हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विद्योत्मा झा जी आपका, आप जुड़ी हमारे साथ और इतनी अहम जानकारी आपने दी। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में आपने बताया क्या कुछ इसके एक्ट हैं और क्या कुछ कानून में इसके प्रावधान दिए गए हैं। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।